हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज का कीड़ा। स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूँ आरबीएसई बोर्ड के कंप्यूटर सब्जेक्ट का डेटा स्ट्रक्चर का सेकंड चैप्टर, जिसका नेम है एरे। सो एरे क्या होता है, इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर आप वेरिएबल के टॉपिक को ईजिली समझ जाओगे तो आपको एरे का कॉन्सेप्ट ईजिली तरीके से समझ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ मैं फर्स्ट डिफाइन करता हूँ वेरिएबल को। वेरिएबल क्या होता है, तो आप ये बोलोगे वेरिएबल आर द नेम्स यू गिव टू कंप्यूटर मेमोरी लोकेशंस। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल कुछ भी नहीं है। वेरिएबल एक नेम है जो हम कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन को देते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ हमारे कोई ना कोई डेटा स्टोर होता है। अब बात ये आती है कि अगर हम कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन को कोई नेम दे रहे हैं तो वो हमारे लिए किस यूज़ में आएंगे। ठीक है, तो आप ये बोलोगे विच आर यूज टू स्टोर वैल्यूज़ इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम। हम जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू को तो यूज़ करते हैं। उस वैल्यू को कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन में स्टोर करने के लिए हम एक नेम देते हैं। उसी नेम को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ओके, सो जो वेरिएबल्स है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या इसको हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो कैसे डिफाइन करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे उसका टाइप। यहाँ जो टाइप लिया हुआ है वो लिया हुआ है इंट। ठीक है, ये जो टाइप दिया हुआ है वो किसको दिया हुआ है? ए को। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक ए नाम का वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है? इंट। टाइप ही डिसाइड करता है कि जो वेरिएबल होगा वो किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, तो अभी ए का जो टाइप दिया हुआ है वो दिया हुआ है इंट। तो अब ए के पास सिर्फ यही अथॉरिटी है, वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर कर सकता है। तो जैसे मैंने इक्वल के बाद लिखा हुआ 10, ये 10 वैल्यू है वो कहाँ जाएगी? ए में। और 10 वैल्यू ही क्यों जाएगी? क्योंकि जो 10 का टाइप है वो इंटीजर टाइप का ही है। क्लियर? ओके, अब मैं आपको यहीं से समझाना चाहता हूँ कि जो वेरिएबल है, आप इसको यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक टाइम में सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ है ए इक्वल टू 10, तो यहाँ पे जो 10 है वो सिर्फ ए की वैल्यू है, वो कहाँ जाके स्टोर हो रही है? ए में हो रही है। यानी कि हम ए के अंदर कोई दूसरी वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते 10 के साथ। ठीक है, तो इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? तो हम इस केस में एरे का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अब एरे हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, चलो हम इसको पढ़ लेते हैं। तो एरे को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ? मैं बोलता हूँ कि एन एरे इज़ अ फाइनाइट ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टिपिकल वर्ड्स हैं, मैं आपको वो समझा देता हूँ। फर्स्ट वर्ड आता है फाइनाइट। देखो, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट का मीनिंग क्या होता है कि हम जो एरे बना रहे हैं, हम जितने भी वेरिएबल इसके अंदर स्टोर करने वाले हैं, हम यहाँ पे जितने भी वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं, हम उसकी पहले लिमिट डिसाइड करेंगे। यानी कि हम पहले एरे का फिक्स्ड साइज़ देंगे कि एरे एक टाइम में कितनी वैल्यू को स्टोर कर सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो इसलिए उसको फिक्स साइज को टर्म करने के लिए यहाँ लिखा हुआ फाइनाइट। ओके, आगे लिखा हुआ है ऑर्डर्ड कलेक्शन। ऑर्डर्ड कलेक्शन का क्या मीनिंग है? ऑर्डर्ड कलेक्शन का ये मीनिंग है कि हम जो वैल्यू को स्टोर करेंगे वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होगी। ठीक है, तो इसका पूरा ग्रुप होगा होमोजीनियस डेटा का। होमोजीनियस किसको बोलते हैं? होमोजीनियस बोलते हैं सिमिलर को। ठीक है, जो सेम टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। क्लियर? तो डिफाइन क्या बनती है? एन एरे इज ए फाइनाइट ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा। आप आके लिख सकते हो टाइप। ठीक है, क्योंकि यानी कि वो सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यू को एक ग्रुप बना के हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो हम हिंदी में क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि एक एरे समरूप डेटा का एक परिमित क्रमबद्ध संग्रह है। ठीक है, समरूप डेटा यानी कि सिमिलर टाइप का डेटा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस डेटा। एक परिमित, तो परिमित मतलब फाइनाइट, क्रमबद्ध संग्रह है। क्रमबद्ध मतलब ऑर्डर्ड वाइज। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर होगा। कलेक्शन यानी कि उसका संग्रह यानी कि ग्रुप होगा होमोजीनियस डेटा का। ठीक है, हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम एरे के अंदर इंटीजर टाइप का तो हम एरे बनाएं, ठीक है, लेकिन हम उसके अंदर फ्लोट टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर दें, करैक्टर टाइप की भी कर दें। ऐसा एरे के अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर हम एरे बना रहे हैं तो उसका जो टाइप होगा वो एक ही टाइप होना चाहिए और हम उसी टाइप की वैल्यू को एरे में स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे एरे विच आर स्टोर एट सिक्वेंशियल मेमोरी स्पेस।
अच्छा, अब हम एरे बना रहे हैं। इसने ये बोला है कि जो एरे होता है वो कॉन्टीन्यूस मेमोरी लोकेशन को यूज़ करता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक पूरा मेमोरी का ब्लॉक है। ठीक है, मान लो यहाँ पे 10 ब्लॉक है। ओके, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ कि अगर मैंने एरे का साइज़ लिया 5, तो इट मीन्स जो एरे होगा वो कितनी वैल्यू को स्टोर करेगा, 5 वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, अब 5 वैल्यू को स्टोर वो कैसे करता है, तो जैसे यहाँ बताया गया है कि वो सिक्वेंशियल मेमोरी को यूज़ करता है। ठीक है, वो कैसे करेगा, जैसे मान लो कि यहाँ मेरे फर्स्ट के 2 ब्लॉक खाली पड़े, ये वाला ब्लॉक खाली पड़ा, ये वाला ब्लॉक खाली पड़ा। ओके, इसके बाद क्या होता है कि ये वाले ब्लॉक क्या हैं, फुल हैं। ठीक है, ये तो 3 ब्लॉक्स हैं वो क्या है, फुल है। देन इसके बाद नीचे वाला पूरा ब्लॉक खाली है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब भी हमारा प्रोग्राम रन होता है तो वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्ट से होती है। अब इसको यहाँ पे 2 ब्लॉक खाली मिले हैं। ठीक है, हमारा एरे का साइज़ क्या 5 है, तो वो क्या करेगा, पहले इस 2 ब्लॉक को देखेगा, तो फिर अपने साइज़ से मैच करेगा कि एरे का साइज़ तो 5 है लेकिन यहाँ ब्लॉक 5 खाली है, तो अपनी 5 वैल्यू को यहाँ पे स्टोर नहीं करेगा। ओके, सो वो आगे जाएगा। अगर इसको आगे 5 ब्लॉक कंटिन्यूस खाली मिलेंगे, यानी कि अगर 5 सीटें कंटिन्यूस उसको खाली मिलेगी, तो अपनी पूरी टीम को वहाँ पे बिठा देगा, अदरवाइज़ वहाँ पे वो नहीं बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ब्लॉक पे वो नहीं बैठेगा, फिर वो आगे जाएगा। देन यहाँ पे नीचे जो 5 ब्लॉक खाली है, यहाँ पे अपनी वैल्यू को स्टोर करेगा, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। तो एरे क्या करता है, वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन को यूज़ करता है ताकि उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसको एक साथ ही अरेंज कर सके, यानी कि उसको ऑर्डर्ड कलेक्शन में लगा सके। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ एरे। एरे कितने टाइप्स के होते हैं, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरे। फर्स्ट आता है 1 डायमेंशनल एरे एंड सेकंड आता है 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, जो 1 का सेकंड नेम है वो है सिंगल डायमेंशनल एरे। ओके, और जो 2 डायमेंशनल एरे है इसको भी हम टर्म कर सकते हैं। 2 डायमेंशनल के बारे में बोलते हैं हम डबल डायमेंशनल एरे या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल एरे, तो आप क्या बोलोगे, जो 2 डायमेंशनल एरे होता है वो ही मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। क्लियर? सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 1 डायमेंशनल एरे के बारे में। 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है, इन दिस अ वेरिएबल नेम is given using a subscript for writing list of items, and these types of variables are called subscripted variable or one dimensional array। तो आपको इसमें कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जो 1 डायमेंशनल एरे है इसको हम सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं ये अभी आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, देन इसके बाद इसकी जो डिफाइन है वो ये कहती है कि इन दिस अ वेरिएबल नेम इज़ गिवन यूजिंग अ सबस्क्रिप्ट। ठीक है, हम जो भी एरे वेरिएबल नेम लेंगे, ठीक है, वो हम किसके लिए देंगे, वो हम सबस्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए देंगे। ठीक है, सबस्क्रिप्ट किसको बोलते हैं, आप इसको ऐसे टर्म कर सकते हो कि सबस्क्रिप्ट एक हेड है जो आगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो अपने एक लाइन के अंदर अरेंज करेगा। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं असेंबली का, जब भी सुबह स्कूल के अंदर असेंबली होती है तो क्लास वाइज क्या होते हैं, बच्चे लाइनें बना के खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं क्लास 12 की बात करूं तो जो क्लास 12 का जो फर्स्ट बच्चा होगा उसके बाद सारे क्लास 12 के बच्चे एक लाइन में लगेंगे। ठीक है, तो जो आगे जो फर्स्ट बच्चा खड़ा है, जो फर्स्ट स्टूडेंट खड़ा है, वो एक सबस्क्रिप्ट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको लेके ही जो बाकी क्लास के बच्चे हैं वो उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सेम कंडीशन आती है 1 डायमेंशनल एरे के अंदर कि हम जब एरे का एक वेरिएबल नेम देते हैं, ठीक है, वो किसको यूज़ करने के लिए देते हैं, इस सबस्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए देते हैं, ताकि हम जितने भी वहाँ पे आइटम्स को स्टोर कर रहे हैं या हम जितने भी लिस्ट के अंदर आइटम्स को लिख रहे हैं हम उसके अंदर हम स्टोर कर सकें। ठीक है, और इस टाइप के वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट वेरिएबल बोलते हैं या फिर 1 डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं। ओके, अगर आपको ये डिफाइन थोड़ी हार्ड लग रही है तो आप इसको ये बोल सकते हो 1 रो एंड मल्टी कॉलम्स इज नोन एज 1 डायमेंशनल एरे। क्यों, क्योंकि जब हम, अगर आप क्लास की बात कर रहे हो तो आपको पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम इनपुट देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि
कॉलम एक होता है और मल्टीपल रोज होती हैं, ठीक है। अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि 1 रो होती है और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप क्या होता है, जब हम इनपुट दे रहे हैं तो मल्टीपल तो रोज होती हैं और कॉलम एक होता है, लेकिन जब हम इसका आउटपुट देखते हैं तो रो एक होती है और कॉलम मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो हम आउटपुट को लेके लिखना चाहेंगे कि जब हम इसका आउटपुट देखते हैं वो कैसे आता है कि 1 तो उसके अंदर रो होगी और मल्टीपल क्या होंगे, कॉलम। और इस टाइप के एरे को या इस टाइप की लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशनल एरे बोलते हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ हिंदी की तो कैसे लिखोगे, इसमें वस्तुओं की सूची लिखने के लिए एक सबस्क्रिप्ट का उपयोग करके एक चर नाम दिया जाता है, ठीक है। अगर हम कोई भी लिस्ट लिख रहे हैं एरे के अंदर तो हम इसका एक सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और सबस्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए हम एक वेरिएबल का नेम देते हैं और उसी वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल बोलते हैं या फिर इसको 1 डायमेंशनल एरे बोलते हैं। क्लियर। अगर बात करूँ कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम में एरे को कैसे बना सकते हैं तो आप इसको क्या लिखोगे, मैं आपको उसका सिंटैक्स समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे उसका डेटा टाइप, ठीक है, कि हम जो एरे बना रहे हैं वो हम किस टाइप का बना रहे हैं, इंट का, फ्लोट का, कैर का, ठीक है। देन इसके बाद लिखोगे एरे वेरिएबल नेम, आप जिसके अंदर भी मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करना चाहते हो आप उसका क्या नेम दे सकते हो, ठीक है, आप उसका वहाँ पे नेम दोगे। देन साइज़, जैसे बताया कि जो एरे है वो फाइनाइट ऑर्डर कलेक्शन है होमोजेनियस डेटा का, यानी कि हम जब भी एरे बनाएंगे तो हमें उसका साइज़ पहले फिक्स करना पड़ेगा कि वो कितनी मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर कर सकता है। क्लियर। तो एग्जांपल देखते हैं। अगर यहाँ मैं लिखता हूँ इंट ए, अब इंट तो उसका टाइप हो गया, ए एरे वेरिएबल नेम बन गया, ठीक है, जिसका मैंने आगे साइज लिया है 5, यानी कि मैं ए के अंदर मैक्सिमम 5 वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू को स्टोर कर लिया है। क्लियर। 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो अब यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। जैसे हमने एरे का सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि जो एरे होता है वो जब भी अपने एलिमेंट को स्टोर करता है वो कॉन्टीन्यूस मेमोरी लोकेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। अभी मान लीजिए कि मेरे पास एक वेरिएबल है ए नाम का वेरिएबल है जो 5 वैल्यू को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया है कि मैंने 5 वैल्यू कौन कौन सी स्टोर की है। तो यहाँ पे 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है, 40 भी है और 50 भी है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट ए, तो ए में क्या होगा कि पाँचों के पाँचों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर। अगर मुझे 5 में से सिर्फ ए की एलिमेंट को एक्सेस करना हो, फॉर एग्जांपल मुझे अगर 30 को एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, ये मेरा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। कि आप पूछ सकते हो कि सर अगर हमें 5 एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स वैल्यू। क्या बोलेंगे, इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एरे के एलिमेंट की लोकेशन बताता है, ठीक है। अब देखो, अब इंडेक्स वैल्यू कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे जो एलिमेंट है, यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 10, तो हमें इसकी इंडेक्स वैल्यू लगानी है। बस बेसिकली इंडेक्स वैल्यू हम नहीं लगाते, ये बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करवाता है। तो एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0, ठीक है। मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से, और वो कहाँ तक चलेगी, n-1 तक। n का मीनिंग क्या है, साइज ऑफ एरे। जो एरे का साइज़ होगा वही एन की क्या होगी, वैल्यू होगी। इट मीन्स अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूँ, जो एरे होगा उसकी जो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू होगी वो 0 होगी और जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि n-1 है ना, तो n की वैल्यू तो 5 ले ली है, तो 5 - 1 = 4, ठीक है। तो यहाँ मैं इंडेक्स वैल्यू लगाता हूँ। जो 10 की इंडेक्स वैल्यू होगी वो होगी 0, 20 की होगी 1, 30 की होगी 2, 40 की होगी 3 एंड 50 की होगी 4, ठीक है। तो 4 तक इंडेक्स वैल्यू चलेगी। ओके। अगर मैं एरे के एलिमेंट को कॉन्टीन्यूस स्टोर नहीं करता, ठीक है, तो क्या हम ऐसे इंडेक्स वैल्यू लगा सकते थे, बिल्कुल नहीं लगा सकते थे। अगर एरे के एलिमेंट कॉन्टीन्यूस मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तो इनकी जो लोकेशन होगी या इनकी जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो भी कॉन्टीन्यूस चलेगी, ठीक है।
तो अगर मुझे अब एक्सेस करना है 30 को, जो 30 की इंडेक्स वैल्यू है वो क्या है, 2 है। तो एक्सेस करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, देखो पहले हमें ये देखना है कि जो ये वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर है, वो ए में स्टोर है। तो यहाँ लिखूँगा पहले मैं ए, देन हमने जो साइज़ के लिए ब्रैकेट यूज़ किया था वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया था। देन यहाँ पे जो मैं इंडेक्स वैल्यू लिखूँगा वो भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखूँगा। तो जो 30 की जो इंडेक्स वैल्यू है वो है 2, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा 2, और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, ओनली 30 आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू को एक्सेस करवाने का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एरे के अंदर वो इंडेक्स वैल्यू है। हम इंडेक्स वैल्यू को लेके हम कुछ भी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। हम इंडेक्स वैल्यू लेके कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए वेरिएबल एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वैसे एरे के लिए जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होगा उसका वो इंडेक्स वैल्यू होगा। क्लियर? ओके, सो ये बात की थी मैंने वन डायमेंशनल एरे की, जिसके अंदर सिर्फ एक ही सबस्क्रिप्ट वेरिएबल होगा। ठीक है, अगर वन डायमेंशनल एरे है तो वन सबस्क्रिप्ट वेरिएबल होगा जो कि साइज डिफाइन करेगा। अगर मैं बात करता हूँ टू डायमेंशनल एरे की, तो वहाँ पे टू सबस्क्रिप्ट वेरिएबल होंगे जो उसके साइज को ही डिफाइन करेंगे। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ टू डायमेंशनल एरे की, जिसको हम मल्टी डायमेंशनल एरे और डबल डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं। क्लियर? तो इसकी डिफाइन बिल्कुल सिंपल है कि एरे ऑफ एरे, एरे कौन सा, वन डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल एरे का ही वन डायमेंशनल एरे क्या कहलाता है, मल्टी डायमेंशनल एरे। हिंदी में पढ़ते हैं कि एरे का एरे मल्टी डायमेंशनल एरे है। अगर आपको डिफाइन ये काफ़ी छोटी लग रही है लिखने के लिए, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, जैसे हमने 1D एरे में लिखा था कि वन रो एंड मल्टी कॉलम्स इज नॉन एज वन डायमेंशनल एरे। आप यहाँ के लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे कि मल्टी रोज एंड मल्टी कॉलम्स इज नॉन एज मल्टी डायमेंशनल एरे। जहाँ पे मल्टी रोज होगी और मल्टी कॉलम्स होंगे वो हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि अगर हम बात करते हैं वन डायमेंशनल एरे की, वन डायमेंशनल एरे का ही वन डायमेंशनल एरे मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, जैसा मैंने अभी आपको पढ़ाया। अगर हम वन डायमेंशनल एरे के अंदर वन डायमेंशनल एरे और बनाते हैं तो उसकी रो एक कहाँ रहेगी, उसकी रो तो बढ़ जाएगी। तो यानी कि वहाँ पे रो एक तो है नहीं, एक से ज़्यादा है, तो वो चीज़ें मल्टी में काउंट होती है। तो मल्टी रो और मल्टी कॉलम्स इज नॉन एज मल्टी डायमेंशनल एरे। क्लियर? अगर बात करूँ कि कंप्यूटर प्रोग्राम में मल्टी डायमेंशनल एरे को हम कैसे इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो इसका सिंटैक्स बता देता हूँ। तो सिंटैक्स सिमिलर है वन डायमेंशनल एरे जैसा। बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देते हो उसका टाइप, देन एरे वेरिएबल नेम, देन इसके बाद अब आपको यहाँ पे बात याद रखनी है कि जो आप सबसे पहले साइज़ दोगे वो दोगे रो का, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर मल्टी रोज होती हैं। क्लियर? एंड साइज ऑफ कॉलम्स, कॉल्स मतलब कॉलम्स। ठीक है, पहले आप रो का साइज़ दोगे, देन इसके बाद आप कॉलम का साइज़ दोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है इंट A33, तो इंट तो क्या हो गया, एरे का टाइप हो गया, और वेरिएबल नेम क्या हो गया, ए हो गया। जो फर्स्ट मैंने साइज़ लिया 3 वो किसके लिए है, वो है रो के लिए, एंड मैंने जो सेकंड साइज़ लिया है वो किसके लिए है, कॉलम के लिए। क्लियर? इट मीन्स कि जो 2D एरे है इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे मल्टी रो मल्टी कॉलम्स होते हैं, और यही सेम काम मैट्रिक्स में भी होता है। जैसे यहाँ मैं 3 और 3 साइज़ दूंगा तो यहाँ पे मेरे 3x3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। ओके, ये मेरे 3x3 की मैट्रिक्स बन गई। तो ठीक है, जो टू डायमेंशनल एरे है इसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और जो वन डायमेंशनल एरे है जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, ठीक है, इसको हम वेक्टर बोलते हैं। ओके, कई बार चीज़ें पूछ लेते हैं तो आपको याद रखना है कि वन डायमेंशनल एरे को वेक्टर भी कहते हैं। तो अभी बात कर रहे थे टू डायमेंशनल एरे की। जो टू डायमेंशनल एरे है इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल तो रोज होती हैं और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, तो यहाँ पे जो आउटपुट रहता है वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब इसकी इंडेक्स वैल्यू की। क्लियर? तो मैंने फर्स्ट जो साइज़ लिया वो लिया रो के लिए, यानी कि हम यहाँ पे रो का साइज़ देंगे। ठीक है, सेकंड मैंने साइज़ लिया वो कॉलम्स के लिए है, तो ये कॉल्स हो गया। तो यहाँ पे रो भी 3 है 1 2 3, एंड कॉल्स भी 3 है 1 2 3। क्लियर? अब बात करता हूँ इससे इंडेक्स वैल्यू की। तो इंडेक्स वैल्यू कैसे लगाएंगे, साइज़ तो 3 है, ठीक है, तो इंडेक्स वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से लेके
2 तक। जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जब हमने 1D एरे किया था हमने वहाँ पे इसका साइज़ लिया था 5, ठीक है। तो इंडेक्स वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक चली थी, 4 तक चली थी। सेम ऐसे ही जो 2 डायमेंशनल एरे का जो रो का साइज़ है वो है 3, वो 0 से लेके 2 तक चलेगी। क्लियर। सो मैं यहाँ पे रो की इंडेक्स वैल्यू लगाता हूँ 0 1 2, ये कॉल्स की होगी, यहाँ लगाता हूँ रो के 0 1 2। सो अब बात करते हैं कि अब यहाँ पे जो टोटल एलिमेंट स्टोर होंगे, देखो साइज़ क्या था 3 था, तो टोटल एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर 2 डायमेंशनल एरे का रो का साइज़ भी 3 है और कॉलम का साइज़ भी 3 है तो हम टोटल कितने एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का करेंगे प्रोडक्ट, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 9, ठीक है। तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो कि हम यहाँ पे 9 वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे यहाँ मैंने कर दिया वैल्यू स्टोर कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ मैंने 9 वैल्यू स्टोर कर दी है। अगर मुझे सिर्फ 5 को ही एक्सेस करना हो तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, तो यहाँ भी मेरी इंडेक्स वैल्यू लगेगी। अब इंडेक्स वैल्यू लगाते कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो जो फर्स्ट ये वाला पोर्शन होगा इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी, देखो यहाँ से कौन सा इंडेक्स वैल्यू है 0 और यहाँ से कौन सी इंडेक्स वैल्यू है 0। इट मीन्स यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू आएगी वो आएगी 0,0। इसकी कौन सी आएगी, यहाँ कौन सा लेफ्ट हैंड साइड में 0 और टॉप पे कौन सा है 1, तो 0 1। यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू आएगी 0 एंड 2। सेम ऐसे ही इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी आप बताओ मुझे, 1, 0 1, 1 1, 2 2, 0 2, 1 2, 2। सो अब मैं बात कर रहा था इसकी, तो इसको एक्सेस करने के लिए मैं कैसे लिखूँगा, तो यहाँ मैं लिखता हूँ सो एरे वेरिएबल नेम ए, इंडेक्स वैल्यू ऑफ रो 1 एंड इंडेक्स वैल्यू ऑफ कॉलम इज़ 1। अगर मैं इस तरीके से लिखूँगा 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, क्योंकि ये इंडेक्स वैल्यू बताएगा रो की और ये बताएगा कॉलम की, तो 1,1 पे कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, यहाँ पे जैसे हमने टर्म की थी 1 2 3 4 5, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 5 ही आएगा, ठीक है। चलो आप मुझे बताओ कि अगर यहाँ मैं लिखता हूँ A 2 1, तो बताओ मुझे यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, बताओ बताओ। तो 2,1 ये रहा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी। ओके, वेरी गुड। सो ये बात की थी मैंने टाइप्स ऑफ एरे की, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बेसिक ऑपरेशन ऑन एरे। हम एरे पे कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। हमने ऑपरेशन डेटा स्ट्रक्चर के पढ़े थे जो कि 6 थे, ठीक है। सो जो डेटा स्ट्रक्चर और एरे के जो ऑपरेशन है वो कुछ हद तक सिमिलर हैं, लेकिन हम इसमें पढ़ लेते हैं कि हमें कौन कौन से ऑपरेशन करने हैं। तो पहले यहाँ बात करता हूँ ट्रैवर्स का। ट्रैवर्स किसको बोलते हैं, प्रोसेस करना, और प्रोसेस का सेकंड नेम क्या है, प्रिंट करना। हम प्रोसेस कर रहे हैं, हम उसको देखना चाहते हैं, तो हमें वो प्रिंट करके ही दिखाएगा ना। तो ट्रैवर्स क्या होता है, प्रिंट ऑल द एरे एलिमेंट्स 1 by 1। अगर हम एरे के एलिमेंट को 1 by 1 एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, यानी इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम कौन से ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, ट्रैवर्स का यूज़ करेंगे। क्लियर। सेकंड बात करता हूँ इंसर्शन का। इंसर्शन में क्या होता है कि हम एक एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, यानी कि हम एक नए एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, कहाँ पे, जो भी हम इंडेक्स वैल्यू देंगे, ठीक है। अगर आप थर्ड पोजीशन पे किसी नए एलिमेंट को ऐड करना चाहते हो, जो थर्ड पोजीशन की जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो होगी 2, तो आप A2 लगा के नई वैल्यू को असाइन कर सकते हो इक्वल का यूज़ करके, ठीक है। तो सेम बात करते हैं डिलीशन की। अगर आपको कोई एलिमेंट डिलीट भी करना है तो आप उसके लिए भी इंडेक्स वैल्यू का यूज़ ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि एरे जो काम करता है वो इंडेक्स वैल्यू पे ही करता है। क्लियर। तो डिलीशन क्या होता है, डिलीट्स एन एलिमेंट्स एंड द गिवन इंडेक्स। आपको कोई भी एलिमेंट को डिलीट करना है तो आपको उसके लिए भी एक इंडेक्स वैल्यू देनी होगी, देन उसके बाद ही हम एरे के एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ सर्च।
तो अगर सर्च भी करना है तो हमें उसके लिए भी इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आपको इंडेक्स वैल्यू याद नहीं है तो आप उसकी वैल्यू भी दे सकते हो, नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। तो इसकी डिफाइन क्या होती है, हम बोलेंगे सर्च एन एलिमेंट यूजिंग द इंडेक्स और बाय द वैल्यू। क्लियर? यानी कि हम एरे के अंदर हम जो भी एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स वैल्यू दे के भी एलिमेंट को सर्च कर सकते हो या आप उसकी नॉर्मल वैल्यू दे के भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ लास्ट ऑपरेशन की, अपडेट, जो कि नया ऑपरेशन है अपडेट, जो हमने डेटा स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ा था। हमने सिर्फ 4 ऑपरेशन ही पढ़े थे डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। सो जो अपडेट है वो क्या करता है कि हम जो भी इंडेक्स वैल्यू गिवन करेंगे, हम जो भी इंडेक्स वैल्यू देंगे वो वहाँ पे एलिमेंट्स को अपडेट करेगा, ठीक है, यानी कि उसको मॉडिफाई करेगा या फिर इसको चेंज करेगा, ठीक है। तो ये 5 ऑपरेशन है एरे के। सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सर्च, ठीक है। जो सर्च का टॉपिक है ये आपका सिलेबस में गिवन है। सर्च क्या होता है कि अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर में से कोई भी इंस्ट्रक्टेड डेटा एलिमेंट को फाइंड करना है, ठीक है, अगर आपको कोई भी एलिमेंट फाइंड करना है तो आप सर्च का यूज़ करोगे, ये बात आपको पता है, ओके। लेकिन हम एलिमेंट को सर्च करने के लिए हम 2 मेथड का यूज़ करते हैं, जो आता है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो इसको हम 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च क्या होता है। तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ लीनियर सर्च की, ठीक है। तो इसको मैंने पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया है ताकि आपको पढ़ना और इसको लिखना आसान हो जाए। तो यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इट इज़ द बेसिक एंड सिंपल सर्च एल्गोरिथम। ये सबसे साधारण टाइप की बेसिक सर्च एल्गोरिथम है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, तो जो लीनियर सर्च है उसमें जो एलिमेंट्स ऑफ वैल्यू होंगे वो तब तक सर्च करे जाएंगे जब तक वैल्यू हमें फाउंड ना हो जाए, ठीक है। अगर आप कोई भी एलिमेंट या कोई भी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो, आप वो वैल्यू लीनियर सर्च से फाइंड कर रहे हो या लीनियर सर्च से सर्च कर रहे हो, वो तब तक सर्च करेगा जब तक उसको एलिमेंट मिल ना जाए। क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट बोला है कि इट इन दिस गिवन एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड विथ ऑल द अवेलेबल एलिमेंट्स ऑफ एरे एंड आफ्टर मैच इंडेक्स वैल्यू ऑफ एरे इज गॉट अदरवाइज -1। तो जैसे मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया कि लीनियर सर्च क्या करता है कि वो तब तक एलिमेंट को फाइंड करता है जब तक उसको मिल ना जाए, ठीक है। अब उसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो उसको एलिमेंट मिल जाएगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर देखो पहले क्या करता है, वो जितने भी एरे के अंदर हमने एलिमेंट दिए हैं वो सबको कंपेयर करके मैच करेगा। अगर उसको वो एलिमेंट वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा उस एरे की। समझ गए? मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा, लेकिन आप इतना समझ लो कि अगर एलिमेंट मिल रहा है वो किस लोकेशन पे मिल रहा है तो वो इसकी इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर एलिमेंट नहीं मिल रहा तो वो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा -1। कि -1 क्या टर्म करता है, वो ये बताता है कि आप जो एलिमेंट इसके अंदर सर्च कर रहे हो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ कि जो लीनियर सर्च है हम यहाँ पे किस टाइप के एरे को ले सकते हैं। तो आप बोलोगे लीनियर सर्च इज एप्लीकेबल ऑन सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड वैल्यूज बोथ। यानी कि आपका जो एरे है वो सॉर्टेड भी हो सकता है, यानी आपकी जो वैल्यूज होंगी वो एक सीक्वेंस में हो सकती है, यानी कि 1 2 3 4 5 एक सीक्वेंस के अंदर, या फिर अनसॉर्टेड यानी कि किसी भी मिक्स टाइप के अंदर हो सकती है, यानी कि 5 1 4 3 2, यानी उल्टा पुल्टा करके भी आप यहाँ पे एलिमेंट्स दे सकते हो, ठीक है। ओके। अब जो लीनियर सर्च है इसका हम यूज़ कब कर सकते हैं, जब हमारे पास एरे के एलिमेंट्स की संख्या कम हो, ठीक है। व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज लेस देन इट इज़ यूज्ड। कम से कम एरे के एलिमेंट्स में लीनियर सर्च का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके। तो अगर मैं बात करूं हिंदी के अंदर तो आप इसको पढ़ सकते हो कि यह बुनियादी और सरल खोज एल्गोरिथम है। बुनियादी बोलते हैं बेसिक को, सरल खोज यानी कि बेसिक सर्च एल्गोरिथम है। लीनियर सर्च तत्वों में लीनियर सर्च तत्वों में और मूल्यों को तब तक खोजा जाता है जब तक कि यह नहीं मिल जाता है। मैंने आपको बताया कि इसको तब तक सर्च करेगा जब तक उसको एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी 2 चीज़ें होती हैं कि अगर एलिमेंट मिल रहा है तो वो क्या करेगा, इसमें दिए गए तत्वों की तुलना सरणी के सभी उपलब्ध तत्वों के साथ की जाती है और मैच के बाद सरणी का सूचांकक मान प्राप्त होता है, ठीक है। मैच करने के बाद सरणी मतलब एरे का सूचांकक मान यानी कि इंडेक्स वैल्यू प्राप्त होती है। अगर ठीक है, नहीं तो अगर नहीं मिलेगा तो क्या रिटर्न करेगा, वो -1 रिटर्न करेगा। ओके।
रेखीय खोज यानी कि लीनियर सर्च दोनों तरह से सॉर्टेड और अनसॉर्टेड वैल्यूज़ पर लागू होती है। ओके, जब तत्वों की संख्या कम होती है तो इसका उपयोग किया जाता है। ओके, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी हिंदी में पढ़ने के लिए, आप इसको इजीली नोट्स बना के रख सकते हो, इसको पढ़ोगे भी आप। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बाइनरी सर्च की। तो यहाँ पे जब मैं आपको डिफ़ाइन बताऊँगा बाइनरी सर्च की, या मैं बाइनरी सर्च के बारे में बताऊँगा, तो आप यहाँ से डिफरेंस भी निकाल सकते हो लीनियर सर्च से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप इसको देखना। बाइनरी सर्च इज़ एप्लीकेबल ऑन सॉर्टेड एरे और लिस्ट। जैसे लीनियर सर्च के अंदर सॉर्टेड और अनसॉर्टेड दोनों टाइप की वैल्यू थी, लेकिन बाइनरी सर्च में सिर्फ सॉर्टेड टाइप की वैल्यू को ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंपेयर द गिवन एलिमेंट्स विद मिडल एलिमेंट ऑफ एरे। लीनियर सर्च सीक्वेंस में चलता है, वन बाय वन एलिमेंट लेके उनको कंपेयर करेगा, मैच करेगा। अगर मैच होगा तो उसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा, नहीं मैच होगा तो वो -1 रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले तो वी कंपेयर द गिवन एलिमेंट्स विद मिडल एलिमेंट ऑफ एरे। जब भी आप बाइनरी सर्च का यूज़ करोगे तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे? मिडल एलिमेंट। ठीक है, मिडल एलिमेंट से लेके ही आप एरे के सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे। इफ़ द वैल्यू इज़ मैच, अगर वैल्यू मैच हो जाती है देन इट रिटर्न्स इंडेक्स वैल्यू ऑफ एरे। तो यहाँ भी वो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन लीनियर में क्या था कि सीक्वेंस वाइज चल रहा था कि पहले के पास गया, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास। लेकिन जो बाइनरी सर्च है वो मिडल एलिमेंट को लेके काम करेगा। यानी कि अगर 10 एलिमेंट का एरे है तो जो 5 नंबर जो एलिमेंट होगा वो इसका मिडल होगा। मिडल को लेके जो एलिमेंट सर्च करना है वो उसको वहाँ से कंपेयर करेगा। ठीक है, आपको एग्जांपल में समझ आ जाएगा। अगर एलिमेंट मिल जाएगा तो वो क्या करेगा? इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा एरे की। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पॉइंट की। इफ़ द एलिमेंट इज़ लेस देन इट विल इन लोअर पार्ट ऑफ इट, अदरवाइज अपर पार्ट ऑफ इट। अगर हम जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो मिडल एलिमेंट से छोटा है, जो एलिमेंट हम सर्च करना चाहते हैं वो मिडल एलिमेंट से छोटा है, तो वो लोअर पार्ट में जाएगा। ठीक है, तो यानी कि वो राइट जो दूसरा पार्ट होगा उसको कैंसिल कर देगा। अगर एलिमेंट बड़ा है, जो हम मिडल एलिमेंट से जो सर्च एलिमेंट है वो बड़ा है, तो लोअर पार्ट कैंसिल कर देगा, फिर वो कहाँ जाएगा? अपर पार्ट में। ठीक है, इसने ये बोला है कि अगर आपका जो एलिमेंट सर्च कर रहे हो वो लेस देन है उस एलिमेंट से, तो आपका जो पार्ट होगा वो लोअर पार्ट में जाएगा। ठीक है, अगर बड़ा है तो वो कौन से पार्ट में जाएगा? अपर पार्ट में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ कि बाइनरी सर्च इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर मोर एलिमेंट्स। यहाँ पे भी कंपैरिजन हो गया कि जो लीनियर सर्च था वो कम से कम एलिमेंट पे यूज़ किया जाता है, लेकिन जो बाइनरी सर्च है वो ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट में यूज़ किया जाएगा। ओके, सो मैं बात करता हूँ हिंदी में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि बाइनरी खोज सॉर्टेड एरे या लिस्ट पर लागू होती है। एरे का सेकेंड नेम लिस्ट है सी के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम एरे के मिडल एलिमेंट के साथ दिए गए एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। यदि वो वैल्यू से मैच होता है तो वो एरे का इंडेक्स वैल्यू लौटाता है। यदि तत्व से कम है, यानी कि एलिमेंट से कम है, तो वह निचले हिस्से में होगा। ठीक है, अगर एलिमेंट तत्व से ज़्यादा है तो वो ऊपरी हिस्से में होगा। ये आपको बता दूंगा एग्जांपल में। ठीक है, जब अधिक एलिमेंट्स होते हैं तो बाइनरी सर्च का उपयोग किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो वहाँ पे बाइनरी सर्च का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल लेता हूँ सर्च का। तो फर्स्ट यहाँ मैं बात करता हूँ लीनियर सर्च का। तो यहाँ मैं एक एरे बनाता हूँ। तो एरे के अंदर जो लीनियर सर्च है वो सॉर्टेड और अनसॉर्टेड दोनों टाइप के एरे को यूज़ कर सकता है। तो यहाँ मैं अनसॉर्टेड टाइप का एरे बनाता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ 5 6 3 2 4। ठीक है, तो 5 की इंडेक्स वैल्यू होगी 0 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ मैं क्वेश्चन बनाता हूँ कि मुझे 2 वैल्यू की इंडेक्स वैल्यू पता करनी है। ठीक है, जो 2 एलिमेंट है मुझे इसकी इंडेक्स वैल्यू पता करनी है। तो वे कैसे काम करेगा?
देखो आपका जो कंपाइलर है, मान लो ये आपका है ए वेरिएबल में स्टोर है 5 वैल्यू, ठीक है। तो वो चलेगा पहले ए 0 इक्वल टू 2, यानी कि जो ए 0 यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू 5 है वो 2 के बराबर है, वो नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। यहाँ पे डबल इक्वल आएगा, ठीक है, कंडीशन फॉल्स होगी। देन इसके बाद क्या करेगा, वो चेक करेगा 1 पे, तो यहाँ भी कंडीशन क्या होगी, अगेन फॉल्स होगी। फिर वो क्या करेगा, वो जाएगा 2 पे, ठीक है, यहाँ भी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि 2 पे 3 वेरिएबल स्टोर है। ओके, सो नेक्स्ट क्या करेगा, वो जाएगा 3 पे, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे कंडीशन होगी ट्रू। तो वो क्या करेगा, वो किस इंडेक्स वैल्यू पे इसकी कंडीशन ट्रू हुई है, वो ये 3, तो रिटर्न कर देगा वो 3, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका एलिमेंट की पोजीशन क्या है, तो आप इंडेक्स वैल्यू में 1 प्लस कर दोगे, इट मीन्स जो आपका एलिमेंट है वो 4th पोजीशन पे है। आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4, तो आपका जो 4 एलिमेंट है वो कौन सी पोजीशन पे है, 4th में, ठीक है। लेकिन इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी वो क्या होगी, n-1, यानी कि वो होगी 3। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बाइनरी सर्च की। यहाँ मैं एक एरे बनाता हूँ, तो यहाँ पे जो एरे होगा वो सॉर्टेड टाइप का ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट में अनसॉर्टेड टाइप का एरे लिया था, वो काम बाइनरी सर्च में नहीं चलेगा। तो यहाँ मैं कुछ वैल्यू लेता हूँ, 5 7 9 14 18 21 34 47 63, ठीक है। तो इंडेक्स पर लगाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर मैं बात करूं कि मुझे यहाँ पे सर्च करना है 14 की इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, 14 है, 14 की इंडेक्स वैल्यू सर्च करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, तो सबसे पहले यहाँ निकालूंगा मैं मिड वैल्यू। सबसे पहले निकालूंगा मैं मिड वैल्यू। वो कैसे निकालते हैं, तो जो लोअर इंडेक्स वैल्यू वो है 0, मैं प्लस कर दूंगा अपर से। अपर की इंडेक्स वैल्यू क्या है 8, यानी कि 0 + 8 डिवाइड करूंगा मैं 2 से, तो इंडेक्स वैल्यू क्या आएगी 4। तो मेरा जो मिड वैल्यू वो 4 है, तो 4 कंपेयर करेगा 14 से, ठीक है, यानी कि A4 इक्वल टू 14। तो मुझे बताओ कि कंडीशन यहाँ पे ट्रू है या फॉल्स है। A4 पे वैल्यू कौन सी 18 है, वो 14 के इक्वल है, नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि हमारा जो मिड वैल्यू आई थी वो आई थी 18, मतलब इंडेक्स वैल्यू 4 आई थी, लेकिन वहाँ पे एलिमेंट कौन सा था, 18 था। अब जो 18 एलिमेंट बड़ा है, अब मुझे बताओ कि 18 एलिमेंट बड़ा है या 14 बड़ा है, 18 बड़ा है, यानी कि 18 और 18 के बाद हमें 14 नंबर नहीं मिलेगा, यानी कि हमारी ये लिस्ट क्या हो जाएगी, पूरी कैंसिल हो जाएगी। समझ रहे हो, हमने यहाँ पे मिड वैल्यू निकाली थी 4, 4 पे जो वैल्यू थी या हमारा एलिमेंट था वो था 18, ठीक है। 18 जो एलिमेंट है वो सर्च एलिमेंट से क्या है, बड़ा है। तो आप समझ सकते हो कि हम जो 18 एलिमेंट है यहाँ से लेके इसके जो राइट साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं वहाँ पे हमें 14 नंबर नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो बाइनरी सर्च के अंदर जो एरे की लिस्ट होती है वो सॉर्टेड होती है। तो आप समझ सकते हो कि 18 के बाद तो 14 नंबर कभी भी नहीं आएगा, आएगा तो उससे पहले आएगा। अगर हमारी ये लिस्ट कैंसिल हो जाएगी तो इसके जो अपर पार्ट था 8 वो भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अपर पार्ट क्या बनेगा अब, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 4 और 4 के बाद हमारा एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मिड में -1 कर देंगे, यानी कि हमारी मिड वैल्यू क्या आ जाएगी, अब 3 आ जाएगी, ठीक है। या आप सिंपली कर सकते हो कि 4 और 8 तो हमारे पास एलिमेंट है नहीं, ये सारी लिस्ट क्या होगी, कैंसिल होगी। तो लास्ट में बचता क्या, यहाँ पे 3 बचता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 होगी। तो हम आगे फिर निकालेंगे मिड वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, 0 + 3 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आएगा 3/2, यानी कि 1 आएगा या फिर 2 आएगा। आप यहाँ पे 1.5 नहीं लिखोगे,
क्योंकि फ्लोट के अंदर कभी भी इंडेक्स वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करेंगे, अगर हम दोनों में से एलिमेंट लेना चाहें तो आप 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। तो मैं 2 लेता हूँ यहाँ से। अगर मैं 2 पे चेक करूँगा तो मेरी जो एलिमेंट है वो 9 है, यानी कि 9 एलिमेंट हमें मिला है, लेकिन हमें फाइंड करना था 14, यानी कि 9 और 9 से पहले हमें एलिमेंट 14 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इसके जो लोअर इंडेक्स वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी नई फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, यानी कि फर्स्ट लोअर वैल्यू क्या आएगी, तो आप क्या करोगे, 2 में +1 कर दोगे, यानी कि 3 आ जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर अपर पार्ट कैंसिल होता है तो मिड से, तो अब मिड को 1 माइनस करोगे तो हमारा नवा अपर पार्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्लस वाला पार्ट तो कट चुका है। अगर आपकी इंडेक्स वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाली कट जाती है, यानी कि आपकी फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू कट जाती है, तो आप जो नया लोअर पार्ट निकालोगे या फिर फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू निकालोगे, तो आप मिड के अंदर 1 प्लस करके निकालोगे, क्योंकि आप 2 और 2 से पहले आपकी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 14 से मैच करे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 और 2 से पहले वाला सारा नंबर काट दोगे, देन हमारे पास बचेगा क्या, 3, यानी कि हमारी जो लोअर इंडेक्स वैल्यू है वो भी 3 है और अपर भी क्या है, वो भी 3 है। यहाँ मैं कंडीशन बनाता हूँ कि यहाँ मैं मिड वैल्यू निकालता हूँ कि 3 + 3 डिवाइड बाई 2, सो बनेगा 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3। ठीक है, अब वो 3 से मैच करेगा, 3 इंडेक्स वैल्यू है, इसमें कौन सा एलिमेंट स्टोर है वो चेक करेगा। तो यहाँ मिलेगा 14, तो क्या 14 40 से मैच कर रहा है, जी बिल्कुल कर रहा है, तो वो रिटर्न कर देगा इसकी इंडेक्स वैल्यू जो कि क्या है, 3। अगर बात करें इसकी पोजीशन की, तो क्या करोगे, 3 + 1 करोगे, यानी कि 4। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की बात करता हूँ, जो है करैक्टर स्ट्रिंग इन सी। तो ये बिल्कुल ईजी टॉपिक है। स्ट्रिंग इज़ 1 डायमेंशनल करैक्टर एरे। स्ट्रिंग कुछ भी नहीं है, 1 डायमेंशनल करैक्टर एरे है। ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे ही है, क्योंकि आप कुछ नेम लिखते हो तो आप नेम ऐसे लिखते हो, जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ हेलो लिखता हूँ, तो ऐसे लिखते हो, यानी कि यहाँ पे कोई मल्टी कॉलम से नहीं है, यानी कि हम ऐसे लिखते हैं वर्ड को, तो जो वर्ड है वो भी एक तरह का क्या है, 1 डायमेंशनल एरे हुआ। ठीक है, हमने इसको ऐसे तो नहीं लिखा कि एच यहाँ आ गया, ई यहाँ पे आ गया, एल इधर आ गया, एल इधर आ गया, ऐसा नहीं लिखा, यानी कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो 1 डायमेंशनल एरे ही है। ठीक है, ओके, इसने नेक्स्ट पॉइंट ये बोला है कि इट हैज़ नल वैल्यू एट द एंड। जब भी आप स्ट्रिंग को करैक्टर में कन्वर्ट करोगे, तो जैसे हेलो है, इसकी इंडेक्स वैल्यू, इसका जो साइज़ है वो क्या होगा, साइज़ होगा 5, लेकिन जब इसको करैक्टर में डिवाइड करोगे और इसको करैक्टर में लिखोगे तब इसका साइज़ क्या होगा, 6, क्योंकि जब हम स्ट्रिंग को करैक्टर में डिवाइड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो लेंथ होती है वो एक इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जो लास्ट जो इसका जो एलिमेंट होगा या लास्ट इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, \0 होगी। ठीक है, उसको वो नल से डिफाइन करेगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, जैसे मैंने एक वर्ड लिया हेलो नाम का, यहाँ भी मैंने हेलो नाम का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। अगर मैं हेलो को डिवाइड करता हूँ या इसको कन्वर्ट करता हूँ कैरेक्टर के अंदर, तो मैं पहले क्या करूँगा, एक कैर नाम का टाइप लूँगा। ठीक है, कैरेक्टर क्या करता है कि जो लेटर्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, चाहे स्मॉल लेटर में हो चाहे कैपिटल लेटर में हो, उसको यहाँ पे वो इसका जो टाइप लेंगे हम, इसका कैर लेंगे, तो वेरिएबल नेम क्या होगा, ए होगा। तो मैंने यहाँ पे साइज़ के लिए 6 लिए। आपको पता है कि जो हेलो वर्ड है इसका अंदर 5 लेटर्स हैं, लेकिन मुझे साइज़ लेना पड़ेगा वो एक इंक्रीज़ करके लेना पड़ेगा, इट मीन्स 6 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे इसको मैं ब्रेक करता हूँ तो मेरे जो एलिमेंट्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, H E L L O, एंड लास्ट में ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, \0 आ जाएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आता है, ये हमें लगाना नहीं पड़ता, मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बता दिया है। अगर आप सिंपली इसको स्ट्रिंग में लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे कोई भी साइज डिक्लेयर नहीं करोगे। ठीक है, तो टाइप तो कैर ही रहेगा, क्योंकि कलेक्शन ऑफ कैर इज़ नॉन एज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का कोई टाइप खुद का नहीं है, वो कैरेक्टर से ड्राइव होकर बना है, तो आपका जो टाइप लेना पड़ेगा वो कैर ही लेना पड़ेगा। एरे वेरिएबल नेम होगा ए, यहाँ पे साइज़ में कुछ नहीं लोगे, देन आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू को डबल कोट्स में रिप्रेजेंट कर दोगे। यहाँ पे जिसका जो साइज़ होगा वो होगा 5, लेकिन जब आप इस स्ट्रिंग को करैक्टर में कन्वर्ट करोगे तो इसका जो साइज़ होगा वो हो जाएगा 6। ठीक है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, जब मैंने यहाँ पे हेलो को लिखा है स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन जब वो वहाँ पे
अपनी मेमोरी बनाएगा एक एक एलिमेंट, वो कैसे बनाएगा, HELLO एंड \0, ठीक है। हेलो जो स्ट्रिंग वैल्यू है जब वो मेमोरी में जाके स्टोर होगा तो वो इस तरीके से अपनी मेमोरी बनाएगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं कौन कौन से प्रोग्राम करने वाले हैं। मैं इसकी जो वीडियो होगी वो अलग से बनाऊंगा। तो हम बात करेंगे 1 डायमेंशनल एरे की, 2 डायमेंशनल एरे की, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, 1HE सीरीज़ के बारे में बात करूंगा, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आपको क्या करना है, जितने भी मैंने यहाँ पे आपको नोट्स लिख के दिए हैं आपको सबको वो अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है। तो आप इसको रीड करोगे एंड आप इसको रिवाइज करते रहोगे, कब तक, जब तक आपको पूरा टॉपिक समझ ना आ जाए, ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट आता है या आपको लगता है कि यहाँ मैंने कोई टॉपिक को छोड़ दिया है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जो इंस्टाग्राम का लिंक होगा वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।